हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में ये जो अपना क्लास होने वाला है, ये अपना क्लास 10th होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब हम धीरे धीरे चैप्टर के फिनिश होने पर आ चुके हैं, चैप्टर के एंड लाइन पे आ चुके हैं। आज के जो भी सवाल होने वाले हैं ना, वो सभी लैंग्वेज बेस्ड सवाल होने वाले हैं और सभी के सभी सवाल एकदम इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। इससे वाले पहली वाली जो क्लास थी जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप किए थे, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले, और वहाँ पर भी मैंने ये लैंग्वेज बेस वाली शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पे सारे लैंग्वेज बेस वाले सवाल हैं, और पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर देख लेना, क्योंकि जो भी आज के क्वेश्चंस होंगे उनका बेसिक थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर भी दिया है। हालांकि यहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा पूरा बेसिक, क्योंकि यहाँ पर थोड़े नए नए टाइप के सवाल आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाई 30 द रेशो बिकम नो रेशो 10। मतलब यहाँ पे पहले दो नंबर क्या थे, 3:4 के रेशो में है ये। जब मैंने दोनों को 30-30 रुपये से बढ़ाया, 30-30 नंबर से बढ़ाया, 30-30 वैल्यू से बढ़ाया, तो वो कितने हो गए, 9:10 हो गए। भाई मैंने 4 में कितना बढ़ाया तो 10 हो गया, 6 हो गया। 6 बढ़ाया तभी तो 10 हुआ। अब मैंने 3 में कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया तभी तो जाके 9 हुआ। इसका मतलब देखो, दोनों बराबर, दोनों जगह सेम आया, और दोनों जगह सेम ही आना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों को इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाई 30, मैं दोनों को 30 वैल्यू से बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों को मैं सेम रेशो से ही बढ़ाऊंगा ना। जब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 से ही बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों को मैं 30 से ही बढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू दे रखी है 30, तो कितना गुना है, 6×5 = 30, 5 गुना है। मुझे क्या पूछ रखा है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर मतलब जो पहले वाले नंबर है, 4×3=7, 7 का भी 5 गुना हो जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सबसे बेसिक टाइप है इस सवाल का। इस पे क्या होता है ना, ये तो आप अपना बेसिक सवाल से समझ गए इसका टाइप क्या है और किस तरीके से करना है। लेकिन इसमें जो एग्जामिनर होता है ना, वो हमें फंसाने की कोशिश करता है लैंग्वेज को बदल बदल के। जैसे आगे हम सवाल देखेंगे, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। पहले एक बार आपको यहाँ पे इजी इजी वाले क्वेश्चन करवा दो, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ताकि आपकी सोचने की क्षमता भी उसी तरीके से बढ़ेगी। जैसे यहाँ देखो, दो नंबर्स हैं जो कि रेशो में 29:20 है। ऑन डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम करना, कम करना मतलब घटाना। ईच ऑफ देम बाई 420, अगर मैं दोनों नंबर को 420 से घटाऊँ, दोनों नंबर को बोला है गाइस, ठीक है। और तो रेशो बन जाता है 17:11। अगर मेरे पास दो नंबर है, वो कौन से रेशो में है, 29:20 में है। अगर मैं दोनों रेशो को 420 से घटाता हूँ, तो वो बन जाते हैं 17:11। 17:11 हो जाते हैं। 17:11, यहाँ पे 11 होगा। देखो, अगर मैं इस रेशो को, जो 29 है, 29 में मैं कितना घटाऊंगा कि 17 पहुंच जाऊंगा, बताओ। 9×3 = 12, इसका मतलब 12 यूनिट घटाऊंगा तभी तो मैं 29 से 17 पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर तो मैं 9 ही यूनिट घटा रहा हूँ। भाई ये तो गलत बात है। दोनों को तो मैं 420 से घटा रहा हूँ, इसका मतलब सेम रेशो से घटा रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे मैं 12 यूनिट से घटा रहा हूँ, यहाँ पे 9 यूनिट से, ये तो गलत बात है। तो मुझे दोनों के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मैं 420 से ही घटा रहा हूँ। जब मैं दोनों जगह सेम नंबर से घटा रहा हूँ, तो दोनों का रेशो भी तो सेम आना चाहिए, जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि दोनों को मैं 6 यूनिट से ही घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सेम सेम रेशो से घटाना पड़ेगा। तो दोनों को डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, अब ये छोड़ो, अब ये छोड़ो, अब ये छोड़ो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लो, 29 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा, 9। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6। तो जब भी आपको डिफरेंस को सेम बनाना होता है, तो उनके रेशो से रिवर्स गुना कर दो। जब भी आपको सम को सेम बनाना है, तो उनके सम के रेशो से रिवर्स गुना कर दो। मुझे यहाँ पे डिफरेंस को सेम बनाना है, तो मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, उसका रेशो ले लो सबसे पहले। 9 और 6 का रेशो 3:2। अब इसकी रिवर्स गुना कर दो, 2 की इस वाले ऊपर वाले में, 3 की इस नीचे वाले में, तो क्या आएगा, बताओ। 29×2 = 58 और 20×2 = 40, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 17×3 = 51 और 11×3 = 33। अब देखोगे ना, डिफरेंस बिल्कुल सेम बन जाएगा। 58 और 51 का डिफरेंस 7, और 40 और 33 का भी डिफरेंस 7। तो दोनों का डिफरेंस 7 बन गया, और 7 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 420। ठीक है, तो कितना गुना है ये, 60 गुना है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। 58 और 40 के बीच का डिफरेंस है कितना, 18। 18 भी अपना 60 गुना हो जाएगा। 18×6 = 108, 108 मतलब 1080, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, अ सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशो 9:6:11। इफ ए गिव 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, द रेशो ऑफ द शेयर A:B:C इज बिकम 4:3:6। भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले तो तीनों का रेशो दे रखा है, 9:6:11, ठीक है। ये अपना पहले तीनों का, फिर बोला गया है
ए और सी के बीच में कुछ लेन देन होती है जहाँ पे ए जो है ना अपने वाले अमाउंट में से 500 रुपये वो सी को दे देता है। सबसे पहले देखो पहला रेशो क्या था यहाँ पे, 9:6:11, ठीक है। फिर दूसरा रेशो यहाँ पर क्या बोला है, जब 500 ए वाला दे देता है सी को, फिर उसके बाद इनका रेशो रेशो क्या हो जाता है, 4:3:6। भाई यहाँ पर ये तो गलत बात है। भाई यहाँ पे ये A:B:C है। ए ने जब सी को दिया तो ए और सी पे फर्क पड़ना चाहिए ना, बी पे कैसे फर्क पड़ गया। भाई बी का 6 है तो बी का 6 ही होना चाहिए, तो पहले तो इसे 6 बनाओ। जब आप इसे 6 बनाओगे ना तो ये पूरा रेशो अपने आप में बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा तो मेरा आंसर भी वहाँ से आना चाहिए। भाई जब ए ने सी को 500 रुपये दिया तो ए और सी के रेशो फर्क पड़ना चाहिए, ए का कम होना चाहिए, बी का ज़्यादा होना, सी का ज़्यादा हो जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो ए का कम हो गया लेकिन बी का भी कम हो गया, 3 कैसे हो गया, बी का सेम होना चाहिए, तो बी को सेम बनाओ, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको सेम बनाऊंगा 3 को 6 बनाने के चक्कर में मेरा ये वाले भी रेशो चेंज हो जाएंगे और देखोगे वो बैलेंस हो जाएंगे आपस में। 4×2=8, 3×2=6 और 6×2=12। अब देखोगे यहाँ पे जब 9 ने मतलब ए वाले ने जब बी सी को 500 रुपये दिया और यहाँ से 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया, और लेकिन यहाँ पर देखोगे तो सी का 1 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 500। आया समझ में। जब ए ने अपने वाले अमाउंट में से 500 रुपये सी को दिया तो मैंने पाया उसका रेशो में 1 यूनिट घट गया। जब उसने सी को दे दिया 500 तो मैंने पाया उसका 1 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब 1 यूनिट का यहाँ पे लेन देन चल रहा है रेशो में, और वैसे रियलिटी में मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में एक की वैल्यू 500। इसका मतलब एक की वैल्यू ही 500 है। मुझे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगनिंग, शेयर नहीं सम, दोनों का सम पूछा है बिगिनिंग में, मतलब बी और सी का सम कितना है 17। तो 17 की यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछी। भाई एक की वैल्यू अगर 500 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, इसका भी 500 गुना कर दो, 17×5 = 85। इसका मतलब मेरा आंसर होगा 8500। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट इन द रेशो 8:11, मतलब पहले टिकट का प्राइस अगर 8 था ना तो अब 3 बढ़ा के 11 कर दिया गया, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशो 23:21, मतलब जब मैंने टिकट का प्राइस बढ़ा दिया ना तो टिकट कम बिकने लगा। पहले अगर 23 टिकट बिकता था तो अब 21 टिकट बिकता है। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द रेवेन्यू, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ। भाई सबसे पहले जानो रेवेन्यू क्या होता है। भाई रेवेन्यू तो यही होता है ना, टिकट का प्राइस कितना है और कितना टिकट सेल हुआ है। जब मैं कितना टिकट का प्राइस जान लूँ और कितना प्राइस सेल हुआ है, कितना टिकट सेल हुआ है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चलेगा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है टिकट बेचने से। अगर रेवेन्यू इंक्रीज करने से पहले 36,800 था तो मुझे क्या बताना है, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में एक्चुअली में कितना इंक्रीज हुआ है मुझे ये फाइंड करना है। अगर रेवेन्यू बढ़ने से पहले 36,800 था तो कितना बढ़ा है मुझे ये बताना है, इंक्रीज नहीं बताना है, इंक्रीज कितना हुआ है वो बताना है। भाई पहले टिकट का प्राइस 8 था, अभी कितना हो गया 11 हो गया। भाई इन दोनों का रेशो ले लो, टिकट के प्राइस जो पहले था फिर टिकट का प्राइस जो बाद में था, टिकट प्राइस 2 और इनटू में सेल 2, इन दोनों का रेशियो ले लो। भाई टिकट प्राइस पहले 8 था तो अब वो 11 हो गया, और पहले देखो जो सेलिंग में वो क्या रेशो चेंज हुआ है, टिकट के सेलिंग में क्या रेशो चेंज हुआ है, 23:21 हो गया। इसका मतलब पहले अगर 23 टिकट सोल्ड होते थे तो अब कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू का रेशो। और मुझे पहले का दे रखा है, ये अपना रेवेन्यू बढ़ने से पहले का है, रेवेन्यू बढ़ने से पहले का है, और ये 23 × 8 = 184। इसका मतलब 184 की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितना 36,800। 36,800 कितना गुना है ये, 200 गुना है। मुझे क्या पूछ रखा है, मुझे सवाल में पूछ रखा है व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द रेवेन्यू। इंक्रीज इन द रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ। भाई 21 × 11 कितना होगा 231। यस 11 का ट्रिक मैं जानता हूँ, दोनों को लिख दो, पहले 2 लिख दो फिर 1 लिख दो फिर दोनों का सम करके बीच में लिख दो, 231 हो गया। मुझे पूछा गया है कितना इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। भाई यहाँ पे रेशो में कितना इंक्रीज हुआ है, 16 और 31 कितना हो गया अपना 47। इसका मतलब 47 यूनिट इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आई 200, जब मैंने 184 को इसको डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 200, तो 47 यूनिट का भी 200 होगा। इसका मतलब मेरा कितना 9400 रुपीज़ से मेरा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाता। वहीं अगर सवाल में पूछा होता व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड रेवेन्यू, मतलब बढ़ने के बाद जो रेवेन्यू कितनी हुई, तो मैं इसका 200 गुना करता जो कि कितना आता है 462, 462 और 00 आ जाएगा, मतलब 46,200 मेरा यहाँ पे इंक्रीज्ड रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशो 4:1। मतलब अगर एसी वालों का जो प्राइस है अगर वो 4 है ना, फेयर मतलब प्राइस, टिकट का प्राइस, और ऑर्डिनरी वालों का फिर 1 होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लासेस वर इन द रेशो। मतलब जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उसका रेशो ये दे रखा है। मतलब एसी में अगर 3 लोग ट्रैवल करते हैं तो ऑर्डिनरी क्लास में 25 लोग ट्रैवल करते हैं। अगर टोटल कलेक्शन 74,000 रुपये हुआ, देन हाउ मच डिड एयर कंडीशन स्लीपर पैसेंजर पे। तो एसी वालों ने कितना पे किया ये पूछ रखा है। भाई टोटल कलेक्शन आएगा कैसे, जितना एसी वालों ने दिया जितना ऑर्डिनरी क्लास वालों ने दिया, टोटल का मिला के टोटल कलेक्शन 74,000 रुपये हुआ है। अब अगर एसी वालों का फेयर और ऑर्डिनरी क्लास वालों का फेयर, अगर इन दोनों का रेशो 4:1 है, और बैठे कितने लोग हैं, अगर एसी वाले 3 लोग बैठे हैं तो 4×3=12, इसका मतलब इन्होंने 12 रुपये पे किया होगा, 12 यूनिट पे किया होगा। अगर ऑर्डिनरी वाले का फेयर 1 है और बैठे कितने हैं 25, तो इन्होंने 25 यूनिट फेयर पे किया होगा। अगर मैं दोनों का सम करूँ 25 और 12 कितना 37, कुल मिला के 37 यूनिट दोनों के पास से मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 74,000 की। मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ 74,000। समझ में आया। भाई एसी वाले देखो पहले 4 था, उनका टिकट फेयर 4 था, बैठे कितने 3 लोग बैठे, 3 रेशो दे रखा ना, 4:3, मतलब यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 12, इसका मतलब एसी वालों से मुझे 12 रुपये मिला। लेकिन ऑर्डिनरी वालों का फेयर 1 रुपये था, बैठे 25 लोग थे, तो यहाँ से मुझे 25 रुपये मिला जब मैं रेशो में ही फाइंड कर रहा हूँ। तो 25 12 37 का मतलब मेरे को टोटल 37 रुपये मिला रेशो में। और 37 रुपये की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 74,000। कितना गुना है ये भाई, 37 दूनी होता है 74, इसका मतलब 2,000 गुना है। मुझे फाइंड करना है एसी वालों ने कितना पे किया। भाई एसी वालों ने 12 यूनिट पे किया, तो 12 का भी 2,000 गुना कर दो 24,000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल 640 ऑफ 640 स्टूडेंट्स इस 5:3। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अगर मैं रेशो यहाँ पे दे रखा है सवाल में 5:3, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में 640। मतलब ये तो बॉयज़ और गर्ल्स का है। अगर मैं यहाँ से टोटल फाइंड करूँ 8, इसका मतलब टोटल स्कूल में 8 बच्चे हैं, 8 यूनिट है, और 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 640। कितना गुना है 80 गुना है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या बोला है। अगर 30 गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 30 गर्ल्स और एडमिट हो गई, तो हाउ मेनी बॉयज़ शुड बी एडमिटेड। तो कितने बॉयज़ और एडमिट होने चाहिए जाके फिर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 14:9 हो जाना चाहिए। समझ में आया। अगर 30 गर्ल्स एडमिट होती हैं स्कूल में और एडमिशन लेते हैं, तो कितने ऐसे बॉयज़ और एडमिशन लेंगे कि दोनों के बीच का जो रेशो 5:3 था वो 14:9 हो जाना चाहिए। 14:9 हो जाना चाहिए, फिर वो रेशो कितना हो जाना चाहिए 14:9। भाई यहाँ पे अगर मैं दोनों का एक्चुअल फाइंड कर सकता हूँ, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 80 गुना है 640, तो बॉयज़ कितने होंगे, इसका भी 80 गुना कर दो, 8 पंजे 400, मतलब 400 यहाँ हो जाएगा, 80 पंजे 400, और इसका भी कर दो, इसका 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला 30 गर्ल्स और एडमिट हो गई, पहले 240 गर्ल्स थी, अगर इसमें 30 गर्ल्स और ऐड हो गई तो ये कितना हो जाएगा 270। और 270 एक्चुअली कुछ और नहीं 9 की वैल्यू है, क्योंकि ये तो फाइनल वैल्यू आ गई गर्ल्स, अब टोटल इतनी हो गई 270। गर्ल्स का रेशो कितना है 9, तो 9 का कितना गुना है ये 30 गुना। इसका मतलब बॉयज़ का भी 30 गुना ही होगा, बॉयज़ का 30 गुना, जो भी टोटल फाइनल यहाँ पे अमाउंट होगा बॉयज़ का। तो 14 दिया 42, इसका मतलब 420। तो बॉयज़ कितने ऐड हुए, बॉयज़ पहले थे 400, अब कितने और नए एडमिट हो गए 20, इसका मतलब 20 बॉयज़ का और एडमिट हो गया। तो सवाल में यही पूछा है कितने और बॉयज़ ऐड होंगे ताकि जो रेशो है दोनों के बीच का 14:9 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितने और बॉयज़ ऐड हो गए 20, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा उसी तरीके से सवाल है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। यहाँ पे दोनों में अलग अलग ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6 इफ 4 मोर बॉयज़ ज्वाइन द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। देन द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स बिकम 4:3। भाई यहाँ पे जैसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या था 7:6 था,
फिर यहाँ पे बोला गया अगर 4 बॉयज़ और जोड़ लेते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, और लेकिन 3 गर्ल्स जो है लीव कर देती हैं, फिर उनका जो रेशो है वो कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो मुझे ये बताना है इनिशियली टोटल नंबर कितने थे बॉयज़ और गर्ल्स के, ये बताना है मुझे। भाई यहाँ पे बोला क्या, 4 बॉयज़ और ज्वाइन कर लेते हैं और 3 गर्ल्स और छोड़ लेता है। अब बताओ कैसे फाइंड करोगे इस सवाल को, कैसे फाइंड करोगे? देखो इस सवाल को मैं 2 मेथड से बता सकता हूँ। एक पहला मेथड तो आप बेसिक मेथड जानते हो, अगर ये कुछ और नहीं तो इनका रेशो पहले 7x और 6x हो गया। अब 7x में 4 जोड़ दो, क्योंकि 4 बॉयज़ ने जोड़ दिया, तो 7x में अगर 4 बॉयज़ और आ गए और लेकिन गर्ल्स 3 छोड़ के चले गई, तो 6x-3, मतलब गर्ल्स का रेशो 6x था, उसमें से 3 गर्ल्स ने छोड़ दिया, उसके बाद जो मेरा फाइनल रेशो आया वो 4:3 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एक ही वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है मेरे पास, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो 7×6 = 13, स्टार्टिंग में टोटल 13 बॉयज़ थे, मतलब टोटल 13 बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, तो 13x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे कितने बच्चे थे इनिशियली ग्रुप में, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ ना, तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो रहा अपना बेसिक तरीका जो कि किताबों में दिया रहता है। ऑप्शन से कैसे करोगे? भाई मुझे 13x की वैल्यू बतानी है, 13x की मतलब टोटल बच्चे कितने थे, तो क्या मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ? मतलब ये जितने भी हैं एक्चुअली में ये 13x की वैल्यू है, 13 का कितना गुना है? अगर मैं मान के चलता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर 117 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, इसका मतलब मैं मान के चलूँगा टोटल कितने बॉयज़ होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने होंगे ग्रुप में, 117 होगा। भाई टोटल है कितने, 13 यूनिट, तो 13 का ये कितना गुना है, 13 का ये 9 गुना है। इसका मतलब भाई 7:6 थे ना बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो, 7:6, ये 7:6 है। तो अगर ये 13 का 9 गुना है, इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं, 9×7 = 63 और 9×6 = 54, तो इतनी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रियल वैल्यू आ गया। अब 4 बॉयज़ ने और जोड़ा, अगर इसमें 4 बॉयज़ और जोड़ दोगे तो 67 हो जाएगा, लेकिन ये तो 4:3 बन ही नहीं रहा, 4 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ पे, तो 67 हो ही नहीं रहा। भाई यहाँ पे 67 अगर आ रहा है तो 4 से कटना चाहिए ना, तभी तो ये 4 का रेशो यहाँ पे बनाएगा। अगर यहाँ पे 3 बॉयज़ यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 गर्ल्स अगर छोड़ रही हैं, 3 गर्ल्स यहाँ पे ग्रुप को लीव कर रही हैं, तो यहाँ पे तो चलो 51 आ रहा है, 51 तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन 67 4 का मल्टीपल है ही नहीं, इसका मतलब मेरा ऑप्शन एक गलत हो गया। ऐसे ही 91 को चेक कर सकते हो, 91 को अगर मैं करूँ डिवाइड 13 से, तो 7 बार में जा रहा है, इसका मतलब मेरे रियल बच्चे होंगे कितने, 7×7 = 49 और 7×6 = 42। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स कितने होंगे रियलिटी में, 49 और 42। अगर 4 बॉयज़ और ज्वाइन करते हैं तो 53, और होनी चाहिए 4:3, क्या ये 4 का मल्टीपल है, तो ये वाला भी गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत। अगर मैं 78 लूँ तो 13 का 6 गुना है, इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6×7 = 42 और 6×6 = 36। अगर 4 और बॉयज़ जोड़ते हैं 46, और 4:3 में आना चाहिए, क्या ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही बचा, इसको आप करके वेरीफाई करना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से भी अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ से फिर भाई 13x आई है, 13x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 13×8 = 104 होता है, इसका मतलब यहाँ से मुझे x की वैल्यू 8 मिलनी चाहिए। तो ये तो रहा बेसिक तरीका, ये रहा, आप अपना ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से हमेशा इजी पड़ेगा। यहाँ तो सवाल एकदम डाटा इजी इजी दे रखा है, तो आप इसको बेसिक तरीके से भी करोगे तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन जहाँ बेसिक तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे डाटा नहीं दिए रहे, वहाँ तो आपको ऑप्शन से जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, पहला मेथड बेसिक वाला भी और ऑप्शन वाला भी, और मैंने दोनों यहाँ पे समझा दिए और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ ₹31,866 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सच दैट द रेशो ऑफ शेयर ऑफ ए बी 9:8 और ए और सी का रेशो 4:5 है। तो मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तीनों का रेशो फाइंड करना पड़ेगा, तीनों को रेशो फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे ए रेशो बी रेशो सी आएगा। भाई ए रेशो बी रेशो सी मुझे फाइंड करने के लिए, भाई सवाल में दे रखा है ए रेशो बी कितना दे रखा है, 9:8, और ए रेशो सी दे रखा है 4:5, ए रेशो सी दे रखा है 4:5। भाई ये तो गलत बात है, यहाँ ए की वैल्यू 9 है, यहाँ की ए वैल्यू 4 है, दोनों को सेम बनाओ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा मेरा इक्वेशन पूरा यहाँ पे रेशो बैलेंस हो जाएगा, 4 नाम 36, 9 4 36, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 36 आ जाएगी, 8 चौक 32, यहाँ से बी की वैल्यू 32 आ जाएगी, और यहाँ पे इसका ये है 9 5 45, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। मुझे फाइंड करना है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू मतलब 32 की वैल्यू। देखो 32 में वो छुपा होता है 4, 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ, 4 का मल्टीपल केवल ये नहीं है और सारे 4 के मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं कट रहा।
तो यहाँ पे मुझे पूरा फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन बच गए मेरे। मुझे 32 की वैल्यू फाइंड करनी है और टोटल सम जो दे रखा है वो 31,866 दे रखा है। टोटल मतलब इन दोनों का अगर मैं सम करूँ ना तो उसकी वैल्यू दे रखी है 31,800। अगर मैं सम करूँ कितना आएगा, 4 3 7 3 10 6 2 8 108 108 113। इसका मतलब 113 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 113 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31866 दे रखी है। मुझे 32 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो भाई। अगर मुझे 32 की वैल्यू फाइंड करनी है किस में से, 113 की, 113 की, और टोटल है कितना, इसका गुना कितना, कितना मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे, 13, इतना मल्टीपल करना पड़ेगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितने बार में जाएगा, उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे भी हम यहाँ पर भी तो यही कर रहे होते हैं, 113 का ये कितना गुना है, फिर उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे तब जाके हमारे पास 32 का। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन इस सवाल को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में मैच कर सकता हूँ। अगर यूनिट डिजिट सब में अलग है तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यूनिट डिजिट चेक कर लूँगा। भाई अगर मुझे यहाँ पे 3 से 6 पे जाना है तो आगे कुछ भी आए लास्ट में 2 आना चाहिए, तभी तो 3 2 6 यूनिट डिजिट 6 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, यूनिट डिजिट 32 और यहाँ पे आगे कुछ भी हो 2 का, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आगे कुछ भी हो जाए 4 आना चाहिए और केवल 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। पूरा सॉल्व करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम लगा के हम सवाल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:9 और सी रेशो डी दे रखा है 24:13। देन द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर। मुझे सबसे पहले यहाँ पे ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी एक्चुअली में है क्या यहाँ पे, ए रेशो बी दे रखा है 5:9 और सी रेशो डी दे रखा है 24:13। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर सी का जो प्राइस है वो 1500 ज़्यादा है बी से, सी का जो प्राइस है वो बी से 15 ज़्यादा है। देखो 15 यूनिट ज़्यादा है, 9 से 15, इसका मतलब ये ऐसे ही कनेक्ट है। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500, कितना गुना है, 100 गुना है। और डी की वैल्यू दे रखी है, द प्राइस ऑफ डी इज 1300, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1300। तो यहाँ से भी मुझे 100 गुना मिल गया। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। मुझे पूछना है, मुझे बता रखा है प्राइस ऑफ ए, मुझे इससे पूछ रखा है इसने द प्राइस ऑफ ए, मुझे ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी मैं 100 गुना कर दूंगा, मतलब 500। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल समझ में आया भाई। यहाँ पे 9 से 15 ज़्यादा है सी, मतलब बी से 15 ज़्यादा है सी, तो 15 यूनिट की वैल्यू देखिए 15, 100 गुना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू पूछ रखी है, 5 की वैल्यू पूछ रखी है, ए की वैल्यू 5 है, 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 गुना कर दो 500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये आर लिख देना। ठीक है, ये आर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अ सम ऑफ आर रुपीज इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशो ऑफ शेयर ऑफ ए बी इज 6:7 एंड दैट ऑफ बी रेशो सी is 3:2। If the difference between the share of A and C is 540, then the value of R, मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई R है क्या पे, R वो सम है ना जिसको तीनों के बीच में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब मुझे तीनों का सम फाइंड करना है कि तीनों का सम एक्चुअली में तीनों के पास जो जो मैंने पैसा इन तीनों के बीच में डिवाइड किया था वो था कितना, टोटल मनी कितना था मेरे पास। भाई इससे मुझे फाइंड करने से पहले मुझे यहाँ पे तीनों के बीच का रेशो फाइंड करना पड़ेगा। ए रेशो बी दे रखा है, यहाँ पे बी रेशो सी दे रखा है, तो तीनों का रेशो फाइंड करने के लिए मुझे तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना पड़ेगा। ए रेशो बी कितना दे रखा है, 6:7 दे रखा है, और बी रेशो सी कितना दे रखा है, 3:2। तो ये तो गलत बात है, मुझे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, इस रेशो को कनेक्ट करना सबसे आसान है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। ए की वैल्यू 18 यूनिट आ गई, बी की वैल्यू 21 यूनिट आ गई और सी की वैल्यू 14 यूनिट आ गई। सवाल में क्या बोला है इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, अगर ए और सी के बीच का डिफरेंस जो कि यहाँ पे 4 यूनिट है उसकी वैल्यू दे रखी है 5400, तो मुझे फाइंड करनी है आर की वैल्यू। आर क्या था, वो मनी पूरा जो मैंने इन तीनों के बीच में डिवाइड किया, मतलब मुझे टोटल की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 20 30 40 और 8 4 12, मतलब 52 की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। 52 में देखो छुपा होता है 4, मैं 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। भाई 52 में 13 4 जो 52 होता है ना, 4 छुपा होता है, 4 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। 4 की वैल्यू केवल एक ही आ रही है, 7200। वही 90 भी मल्टीपल नहीं होता 4 का, ना 55 होता है ना 25 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो।
ये हमने सही किया है ना, 8 9 9 4 नहीं, यहाँ पे 13 आएगा यार। ठीक है, यहाँ पे 13 आएगा, प्लस हमने गलत कर दिया है। ठीक है, 53 नहीं, 4 का मल्टीपल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने यूनिट डिजिट चेक किया जब यहाँ पे 4 5 8 5 13, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है मेरा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अपना 53 वैल्यू फाइंड करनी है, जब 53 में तो 4 छुपा ही नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो 50, ये सी वाला नहीं आना चाहिए। 4 का ये कितना गुना है, 4 का कितना गुना है, 4 का ये गुना है 1, और 4 3 12, मतलब 135 गुना है। तो 53 का भी मुझे 135 गुना करना पड़ेगा। 135 में वो छुपा होता है 15 निम्मा। 15 निम्मा मतलब 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 5 का मल्टीपल तो देखो सारे ऑप्शन है, सब 5 के मल्टीपल तो सारे हैं। 9 का मल्टीपल मैं चेक कर सकता हूँ, देखो 7 2 9 9, 7 2 9 5 4 9, यार 9 के भी सारे मल्टीपल है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? हम्म, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा लग रहा है ना? ऑप्शन भी उतने दूर दूर नहीं है, पास पास ही है, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। और कोई मेरे पास चारा नहीं है, और क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? है ना, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कैसे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई भी हम इजी तरीके से सोचेंगे यहाँ पे। भाई 15 निम्मा होता है 135, मैं 15 किस से अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 5 75, 750 और 15 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 795। 795 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, इजी तो नहीं हो रहा हाँ, लेकिन बाद में लास्ट के 2 डिजिट चेक कर सकता हूँ, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ 55 आ रहा है ना? 9 5 जो 45, 5 4 हासिल, 9 9 जो 81, 81 में 4 जोड़ू, लास्ट में 55 आना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 55। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बी वाले और डी वाले ऐसे गलत हो गए, सी वाला पहले से गलत था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। दो नंबर्स है आर इन द रेशो 5:3 एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 34। दो नंबर है जो 5:3 के बीच में है, इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 34। 34 मतलब कितना गुना है, 17 गुना है। मुझे क्या पूछ रखा है, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, भाई इन दोनों में से स्मॉलर 3 वाला है, तो 17 तिया 51, इसका मतलब 51 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 अपना। A sum of 12,000 is divided between A, B, C, D such that the ratio of share of A and B is 8:9, B से C का रेशो 2:3 एंड C और D का रेशो 9:13। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ B एंड D। तो मुझे B और D के बीच का डिफरेंस पूछ रखा है, लेकिन डिफरेंस बताने से पहले मुझे चारों रेशो को कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब A रेशो B रेशो C रेशो D, यहाँ पे क्या होगा भाई, A रेशो B दे रखा है मुझे 8:9, B रेशो C दे रखा है 2:3 और C रेशो D कितना दे रखा है 9:13। कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो इसका मैंने एक तरीका बताया था आपको एकदम बेसिक क्लास में, लेकिन आज मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। शायद मैंने वहाँ पर भी ये तरीका बताया था। देखो बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे सबको सेम बनाना रहता है, सबको सेम बनाना मतलब कनेक्ट करना पड़ता है। अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू 9 ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो दोनों को सेम बनाओ। तो दोनों को सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं 18। 9 का 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 9 को सेम बनाना है, यहाँ 2 को 18 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करो। तो ए की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ये आ गया। अब 9th ईयर 27, अगर सी की वैल्यू 27 है तो यहाँ पर भी मुझे सी की वैल्यू 27 बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा पूरा यहाँ पे रेशो बैलेंस हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 9 दूनी 18 और यहाँ कितना है 9 3 जो 27, सी की वैल्यू आ गई 13 3 39। तो ये मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी अपना आ गया टोटल। मुझे दे क्या रखा है इसने, अ सम ऑफ 12,000, मतलब ये सम ऑफ 12,000 मतलब इस टोटल का सम दे रखा है 12,000, और मुझे इसने पूछ रखा है डिफरेंस बिटवीन बी और डी। बी और डी के बीच का डिफरेंस दे रखा है, बी है ये और डी है ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा बताओ। 21, मतलब मुझे 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और इसका टोटल का सम 21 का पहले मल्टीपल चेक कर लेते हैं। भाई 21 में छुपा होता है 3 और 7, 7 या 21 होता है। 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल है, देखो 4 दूनी 6, ये 3 का मल्टीपल है, 7 दोनों 6, 6 डिजिटल सम आ रहा है, इसका मतलब ये भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल से तो नहीं चेक कर सकते, 7 का एक बार चेक कर लेते हैं, तब भी अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए तो मुझे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब पहले ऊपर वाले चेक करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा 21 का कितना गुना है। देखो 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये 6 डिजिट का नंबर है ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो 7 का मल्टीपल है। यहाँ तो 4 डिजिट ही दे रखा है तो मैं पीछे से लूँगा 3 डिजिट और ये बच गया 1, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा। लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं,
है ना। एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर यहाँ पे चलो ऐसे ही फाइंड कर लो, 320 है और यहाँ 319, क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 4 जो 28, 39 कटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन है गलत। ठीक है, 7 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए ना। और 24 यहाँ पे 400 में से अगर 2 कटो 398 कटेगा बताओ? नहीं कटेगा। 7 5 जो 48 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। या ये कटेगा 5 और 18 518, 7 7 जो 49 और 7 4 जो 28, यस ये वाला कट रहा है। 27 और यहाँ पे 760 मतलब 758 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। 7 1 जो 7, 7 8 जो 56, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। इस सवाल को हमने ऐसे ही डिजिटल सम ही चेक करके कर लिया। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। अ सम ऑफ रुपीज 11,236 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ ए रेशो बी इज 3:5 एंड द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ ए रेशो सी इज 4:7। तो मुझे बी की वैल्यू बतानी है, लेकिन बी की वैल्यू बताने के लिए मुझे तीनों रेशो को कनेक्ट करना पड़ेगा। तीनों रेशो को कनेक्ट कैसे करूँगा? मुझे ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना पड़ेगा। अगर ए रेशो बी मुझे 3:5 दे रखा है और ए रेशो सी मुझे 4:7 दे रखा है, भाई यहाँ तो गलत बात है। ए की वैल्यू 3 दे रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 दे रखी है, गलत बात है। दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 तिया 12, बी की वैल्यू 4 पंजे 20 और यहाँ सी की वैल्यू 7 तिया 21। तो यहाँ पे ये आ गया अपना तीनों का रेशो। अब सवाल में क्या बोला है, 11,236 रुपये अगर सम है टोटल, उनको डिवाइड किया गया, मतलब ये टोटल अगर मैं इसको प्लस करूँगा ना, भाई 11,236 रुपये अपने पास है, उसको मैं इन तीनों को इन तीन रेशो में तो डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब इन तीनों का अगर मैं सम करूँ तो 11,236 आना चाहिए, 11,236 आना चाहिए। मुझे फाइंड करना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है? 20। 20 मतलब 4 और 5 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 का मल्टीपल आना चाहिए, ये तो गलत। 5 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई 5 का मल्टीपल क्या होता है? लास्ट का डिजिट 2 डिजिट 5 से कटना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ये लास्ट का 2 डिजिट केवल ऑप्शन नंबर डी में ही है, और सारे तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गए, और सारे तो ऑप्शन गलत हो गए। भाई मुझे शेयर ऑफ डी पूछा है, शेयर ऑफ डी मतलब 20। 20 की वैल्यू मुझे बतानी है, 20 यूनिट, भले ही वो कितना भी मल्टीपल हो। अगर इसका सम करूँ कितना आएगा? 63 का ये कितना भी गुना हो, 11,236, लेकिन लास्ट में तो 20 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि 20 की मल्टीप्लाई मैं उससे करूंगा जो 20 का कितना गुना एक्स गुना है, तो एक्स की इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20 का ही मल्टीपल तो आएगा 20 का। 20 में छुपा होता है 4 5, अगर जो भी 20 का मल्टीपल है तो वो 4 और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 और 5 का एक ही मल्टीपल है, 5 का मैंने चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर डी ही मल्टीपल, और सारे तो मल्टीपल है नहीं, लास्ट में 0 और 5 आ ही नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है यार, ये ना ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, उसकी वजह से इसको इग्नोर मारो। मैं समझा देता हूँ हिंदी में। 3 नंबर है जो कि इस रेशो में है, ठीक है। इफ़ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर भी ग्लिच हो चुका है। यहाँ इफ़ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कर लेना। इफ़ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 45, मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का अंतर दे रखा है 48, तो मुझे फाइंड करना है सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे रेशो को सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये 3:4 रेशो 5/8 रेशो 7/12 है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको गायब करना पड़ेगा। तो गायब करने के लिए इसका एलसीएम जो भी आता है, 12 8 4 का एलसीएम 24, 24 से मुझे इसकी पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं 24 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 4 6 जो 24, 6 3 जो 18, तो पहला रेशो 18 आ गया। 8 3 जो 24 और 3 5 जो 15, तो दूसरा वाला 15 आ गया। और 12 2 जो 24 और 7 2 जो 14, तो ये लास्ट में मेरा ये तीनों रेशो आ गया। अगर सबसे बड़े और छोटे वाले का डिफरेंस कितना दे रखा है 48, सबसे बड़ा ये है सबसे छोटा ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 48। और मुझे इसने पूछ रखा है सबसे ग्रेटेस्ट मतलब 18 यूनिट वैल्यू, 18 की वैल्यू पूछ रखी है। भाई 4 का ये 12 गुना है, तो 18 का भी 12 गुना कर दो, तो कितना आएगा बताओ? क्या यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ? 8 2 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 तो 2 2 3 3 ऑप्शन में है भाई, है ना। 126 भी नहीं आएगा भाई। अगर मैं 18 की केवल 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 180 आ जाता है, या तो 12 से किया गया तो 180 से भी ज़्यादा आना चाहिए, तो 126 आएगा ही नहीं, है ना। अब ये 216 बच गया और 226, देखो 18 का मल्टीपल है। अगर मैं 18 गुना 12 कर रहा हूँ, 18 का मल्टीपल आना चाहिए इसका, 9 का मल्टीपल, 9 दूना 18 होता है, 9 छुपा होता है 18 में, तो 9 का मल्टीपल भी आना चाहिए। 9 का मल्टीपल मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो डिजिट का समय 9 से कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 2 8 2 10, ये नहीं कट रहा डिजिटल सम, इसका 1 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 6 3 9 ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका जो डिजिट का समय वो 9 से कटना चाहिए, या तो उसका डिजिटल सम 0 आए या फिर 9 आए।
लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये छोटे छोटे नंबर थे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं 18 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 180, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 36, कितना आ गया 216। लेकिन आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, इसमें आप अपने 4-5 सेकेंड ऐसे ही गवा दोगे। यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करके आपका बगल वाला ऐसे ही करके चला जाएगा। 3-4 क्वेश्चन वो दूसरे क्वेश्चन में यूज़ करेगा जहाँ पर उसको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये होती है बुद्धिमानी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अ सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशो इतना। ठीक है, ए एंड सी, ए एंड सी नहीं होगा यहाँ पे, ए बी भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बी भी होगा, ए बी एंड सी इन द रेशो 4/5, रेशो 2/3, रेशो 3/4। इफ द शेयर ऑफ बी इज इतना दे रखा है, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई मुझे तीनों रेशो को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 4×3=12×5=60, तो 60 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। भाई यहाँ पे एलसीएम यही आएगा। पिछले वाले में 24 आया था, पिछले वाले में आप देखोगे मैंने तीनों का मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब में ही 4 छुपा रहता है, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। सबसे छोटा नंबर होता है एलसीएम जो तीनों का मल्टीपल 24 था, लेकिन यहाँ पे किसी में छुपा ही नहीं हुआ, एक दूसरे में सब तीनों अलग अलग है, तो तीनों का मल्टीपल आएगा अपना एलसीएम। तो 5 से जाएगा ये 12 बार में, 12×4=48, तो पहला अपना रेशो 48 आ गया। 3 से जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40, तो दूसरा वाला रेशो 40 आ जाएगा। 4 से जाएगा 15, तीसरा वाला 45 आ जाएगा। तो ये अपने पास रेशो आ गया। बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2600, मतलब 40 की वैल्यू 26 दो रखी है। मुझे एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स वो अमाउंट था, वो सम था जो मैंने तीनों में डिवाइड किया। मतलब इन तीनों को मैंने जो डिवाइड किया, मतलब इन तीनों का सम एक्स की वैल्यू आएगी। भाई मेरे पास 1000 रुपये हैं, उसको मैं 3 लोगों में बांटूंगा, किसी भी रेशो में बांटूँ, उन तीनों के पास टोटल जो आएगा वो 1000 रुपये। अगर तीनों का अगर मैं टोटल करूँ, अगर इस रेशो मैंने डिवाइड किया, इसका मतलब तीनों का सम 1000 आना चाहिए, मतलब 1000 नहीं एक्स आना चाहिए। यहाँ पर एक्स डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब इन तीनों, और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन तीनों का जो भी सम आएगा ना ऐसे रेशो में, उसका गुना कर दूंगा जितना ये 40 का 2600 गुना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल मनी कितना था जिससे मैंने इन तीनों को इस रेशो में डिवाइड किया। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, 40, 40, 80 और 120, 8, 5, 13, मतलब 133। तो 133 का मल्टीपल आएगा, है ना। और ये 40 का कितना गुना है ये तो मैं बाद में फाइंड करूँगा, लेकिन 133 मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। 19 सत्ते 133 होता है, मतलब 7 का मल्टीपल भी आना चाहिए, 19 का मल्टीपल भी आना चाहिए। 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। भाई 7 का मल्टीपल क्या कहता है, अभी मैंने बताया था आपको शायद, 3 डिजिट का डिफरेंस लेते हैं, और उसका डिफरेंस अगर 7 से कट जाए तो वो नंबर भी मेरा 7 से कटेगा, है ना। तो यही डिफरेंस लेना चालू कर देते हैं, है ना। मैं यूनिट डिजिट भी कर सकता हूँ क्या? अगर मैं देखूँ यहाँ 4 से तो 4 जा ही रहा है, 4 से कितने बार में जाएगा? 65 बार में, है ना। 4 6 यस। तो 133 का मुझे 65 करना है, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए, आगे कुछ भी है 5 आना चाहिए। तो ये जीरो वाले ऐसे ही कट गए, लास्ट में 5 आना चाहिए। अब मैं 7 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, इन्हीं दोनों में तो करना पड़ेगा, एक ही चेक करूँगा। अगर एक गलत हो गया दूसरा वाला ऑब्वियसली सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँ, मतलब तीनों का सम ले लूँ, तीनों का डिफरेंस ले लूँ, यहाँ पे 4 डिजिट है तो ये पीछे से काउंट करूँगा 3 और ये 1। अगर मैं 645 और 8 का डिफरेंस लूँ, कितना आएगा? डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना, 645 में से 8 घटा रहा हूँ, कितना आएगा? 637। क्या ये 7 से कट रहा है? बिल्कुल। 91 बार में कट रहा है, 7 9 जैसे 7 7 1 7, तो ये 7 से ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो कहीं, भाई अगर पहला वाला आ गया 7 का मल्टीपल, क्या पता दूसरा वाला मल्टीपल हो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये वाला मल्टीपल नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये वाला होता, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल तो हो गई। लेकिन ये वाला मल्टीपल क्या पता, अगर ये वाला मल्टीपल, तो मुझे चेक करना पड़ता है। तो ये कितना आएगा? 515 और 8 का डिफरेंस 507। क्या ये 7 से कट रहा है? 7 7 49 और 17 नहीं कटता 7 से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियस सी बात है गलत हो गया, और जो कि अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरना मुझे अगर दोनों 7 के मल्टीपल होते तो फिर मुझे चेक ही करना पड़ता, 133 की 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, या फिर 65 में छुपा होता है 13×5 होता है, 13 छुपा होता है, 13 का मल्टीपल चेक करता, 13 का मल्टीपल जो भी होता फिर वो होता। अगर 13 का मल्टीपल भी नहीं होता तो फिर मैं 19 का चेक करता डिवाइड कर करके, 19 का भी नहीं होता फिर मैं पूरा कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई करता और फिर उसके बाद आंसर लेकर आता। ठीक है, हालांकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो मैं अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली शक्ति यूज़ करता यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 1:3, बी एंड सी 2:5 एंड सी एंड डी 2:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर, है ना, क्या लिखा है, शेयर्स, शेयर ऑफ ए एंड सी 3510, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ डी। मुझे शेयर ऑफ डी फाइंड करना है। अगर ए और सी का डिफरेंस दे रखा है 3510, लेकिन उससे पहले मुझे ए सी का कनेक्ट तो फाइंड करना पड़ेगा, क्या कनेक्शन है उसके लिए मुझे चारों का रेशो फाइंड करना पड़ेगा। चारों का रेशो फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा। भाई ए रेशो बी कितना दे रखा है? 1:3। बी रेशो सी कितना दे रखा है? 2:5।
2:5 और C/D कितना दे रखा है 2:3। यहाँ पे C/D कितना दे रखा है 2:3। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी मैंने बताया था इसका शॉर्टकट तरीका। भाई अगर यहाँ पे B की वैल्यू 3 है तो और यहाँ पे B की वैल्यू 2 है, गलत बात है। दोनों जगह सेम बनाओ, दोनों का एलसीएम 6 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तभी तो B की वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से B की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 3 दूनी 6, यहाँ से B की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन यहाँ C की वैल्यू 15 आ गई, यहाँ तो C की वैल्यू 2 है। भाई यहाँ से 15 आ गया, लेकिन मैं 2 को 15 नहीं बना सकता। इसका मतलब मुझे जो 15 लिया है मैंने, यहाँ पे 3 पंजे 15 किया है, उसको इवन बनाना पड़ेगा। इवन बनाने के लिए मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 2 से यहाँ से कर रहा हूँ तो 2 से मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा, वरना ए वाले में गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये कितना हो गया, अब यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 6 5 30, और 30 और 2 को मैं बना सकता हूँ 30 15 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से मेरे पास सारा रेशो यहाँ पे बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4, ए की वैल्यू कितनी आई 4 आई है, और 4 3 जा 12, बी की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। यहाँ से भी करोगे 6 2 जा 12 आया, और सी की वैल्यू कितनी आई है 6 5 जा 30, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 3 जा 45। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर डिफरेंस दे रखा है ए और सी के बीच में, कितना डिफरेंस दे रखा है 3510, ए और सी मतलब 26 की वैल्यू दे रखी है कितनी 3510। तो मुझे पूछ रखा है डी, डी मतलब 45, 45 में छुपा होता है 15 9, है ना, 15 में होता है ना, 15 तिया होता है, या फिर 9 5 जो होता है। तो 9 तो छुपा ही होता है, मतलब मैं 9 चेक कर सकता हूँ, यूनिट डिजिट चेक, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता हूँ 9 का। डिजिटल सम अगर 9 आना चाहिए फिर 0 आना चाहिए। 9 का यहाँ पे डिजिटल सम अगर मैं चेक करूँ 4 3 7 3 10, नहीं 4 2 6 3 9, ये तो कटता है या 9 से, 4 3 7 दोनों ये भी कटता है। अगर दो ऑप्शन कट गए तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, फिर मुझे कुछ और पैतरा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन कट गए तो मैं 9 से चेक नहीं कर सकता फिर। ठीक है भाई, अगर 26 की वैल्यू ये है, मुझे 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करूँ बताओ। हम्म कुछ और तरीका है या फिर मैं करके ही देखूँ। भाई अगर मुझे 26 से यहाँ पे इस पे जाना है 10 पे जाना है, मतलब 26 से मतलब 6 से अगर मुझे 0 पे जाना है, तो डेफिनेटली बात है आगे कुछ भी है 5 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 है, 5 ज़रूरत पड़ेगी इसको 0 बनाने के लिए। 5 और एक इवन नंबर की जरूरत पड़ती है 0 बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, देखो बहुत इजी तरीके से और बहुत एकदम सोचना सिखा रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है ये, है ना। मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे 26 है, 26 मेरे पास, लास्ट में अगर 0 लाना है तो कुछ भी हो जाए, आगे मैं किसी भी मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट वाले जो डिजिट होना चाहिए उसका 5 होने, तभी मेरे यहाँ पे 0 बनेगा, क्योंकि 5 ही है और कोई सा भी एक इवन नंबर 2 4 6 8 10 वही एक नंबर है, 5 से अगर मिलके 0 बनाएंगे, 0 पैदा करेंगे। 0 पैदा करने के लिए मेरे को 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। 6 में तो 2 है ही, तो 6 तो एक इवन नंबर है ही, लेकिन 6 को 5 की जरूरत पड़ेगी 0 पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे आगे कुछ भी आए जो यूनिट डिजिट होगा ना, इसका मल्टीपल वाला वहाँ पे 5 आना चाहिए। इसका मतलब 35 का भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, आगे कुछ भी हो लास्ट में 5 होगा। तो 5 5 25, मतलब लास्ट में कुछ भी आए आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 0 0, और यहाँ से इन दोनों तीनों को भी स्कोर मिलेगा 0, इसको मिलेगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप सिकंदर है समझ जाओ। ठीक है, और इस तरीके से आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप सवाल करने तक पहुंच जाओगे। कंसेप्ट केवल पता होना काफ़ी नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे, कम से कम समय में फुल एक्यूरेसी के साथ ऑप्शन को टिक करना है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो 3:2:5 रिस्पेक्टिवली। इफ द शेयर ऑफ सी इज 300 मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच मोर मनी विल ए गेट देन बी। तो मुझे कितना यहाँ पे बताना है, कितना यहाँ पे मनी मिला है, हाउ मच मोर मनी विल ए कितना, ए को कितना ज़्यादा मिला बी से। लेकिन उससे पहले मुझे तीनों का रेशो दे रखा है 3:2:5। यहाँ पे बोला गया है अगर सी का जो शेयर है ना वो बी से 300 ज़्यादा है, सी का शेयर बी से, मतलब 2 से 5 जो है वो 300 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है रेशो में, कितना ज़्यादा है 3, 3 की वैल्यू दे रखी है 300, कितना गुना है 100 गुना ज़्यादा है। और मुझे इसने क्या पूछा है, हाउ मच मोर मनी विल ए गेट देन बी, मतलब बी से ए को कितना ज़्यादा मिला है। भाई ये बी है 2, ए है 3, बी से ए को कितना ज़्यादा मिला 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 100 आई थी, तो इसका मतलब 100, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। ए को 100 रुपये ही ज़्यादा मिला है बी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और आई थिंक आज का ये लास्ट क्लास था, यस बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लास तो अभी एक दो और आएंगी, है ना। अभी कितनी क्लासेस बची होंगी, अभी हम इस वाले टॉपिक पर हैं, अभी 2-3 क्लासेस और आएंगी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ।
आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल कंटेंट हम आपको इस चैनल पे लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। लेकिन अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप उसको भी डाउनलोड कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लोगे। तो और फिर उसकी एक बार इस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जो कंसेप्ट है, इन क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप इनको कर लोगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि ये सारा पूरा एक तरीके से संपूर्ण है। इसमें सब कुछ टाइप इन्वॉल्व है, मैं जितना भी यहाँ पे सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, बस इसके बाद आपको केवल मॉक टेस्ट लगाना है, जो भी आपका समय बचेगा। तो पूरा सिलेबस खत्म कर लो और मॉक टेस्ट लगाओ, फिर मौज करो। ठीक है, तो बस यही आज की इस क्लास में, बस इतना है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।